हेलो साथियों, उद्घाटन सत्र के बाद में हम लोग अधिवेशन का जो पहला सत्र है और इस पहले सत्र में जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है ईवीएम से चुनाव करना और वीवीपीएटी की पर्चियों का 100% मिलान ना करना भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, गंभीर मंथन। दूसरा विषय रखा गया है डीलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों और ईसाई आदिवासियों के बीच में झगड़ा लगाना, ब्राह्मणों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, गंभीर विश्लेषण। ये दूसरा विषय है। तीसरा है मणिपुर में कुकी आदिवासी और मैतेई समुदाय के बीच में महीनों से चल रहा खूनी हिंसात्मक खेल आरएसएस और बीजेपी के द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है, एक गंभीर मंथन। साथियों, यहाँ पर 3 विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। ये विषय हम लोगों को 5:30 बजे समाप्त करना था। अभी 5:27 हो गया है, तो समाप्ति का जो समय है उसके लिए केवल 3 मिनट बाकी है। इसके बावजूद भी मैं इस संबंध में कुछ बातें, महत्वपूर्ण विषय होने की वजह से कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, ये जो ईवीएम से चुनाव करना और वीवीपीएटी की पर्चियों का 100% मिलान ना करना, पहले तो ईवीएम से जो चुनाव करने का निर्णय है, यही निर्णय गलत है। ईवीएम से अमेरिका में चुनाव नहीं होता है। ईवीएम से जर्मनी जो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सेंटर है दुनिया में, यूरोप में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े, एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सेंटर जर्मनी। वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। लगभग सारे यूरोप में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अमेरिका में, जापान में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जो दुनिया के टेक्नोलॉजी के गुरु देश है, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर है, सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर है। वहाँ के लोग बैलेट पेपर पे चुनाव करवाते हैं और वहाँ बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के बाद दुनिया का कोई देश उनको बैकवर्ड देश नहीं कहता। कोई दुनिया के लोग उनको बैकवर्ड देश नहीं कहता। अरे ये तो बैलेट पेपर पर चुनाव करवा रहे हैं, तो इसके आधार पर कोई उनको बैकवर्ड देश नहीं कहता। तो इसलिए साथियों, भारत को भी अगर मान लो वो बैलेट पेपर पर चुनाव करवाते तो उनको कोई बैकवर्ड देश नहीं मानता। वैसे ही हम लोग बैकवर्ड हैं। केवल ईवीएम से चुनाव करवा के हम कौन से एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश बन जाएंगे। मगर जैसे जैसे SC ST OBC के जो लोग हैं वो देश में जागृत हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर जागृत हो रहे हैं। जो SC ST OBC की जो जनसंख्या है भारत में,
वो जनसंख्या 74.5% है। जो SC ST OBC की संख्या है भारत में वो 74.5% है, माइनॉरिटी को छोड़कर। अगर इस बात को हम ध्यान दें तो SC ST OBC के लोग अगर जागृत होने का जो राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, रात दिन लोग इस काम में लगे हुए हैं, संगठित रूप से। हम लोग केवल वैचारिक जागरण करने वाले लोग नहीं है। कुछ लोग इस बात को ही बहुत बड़ी बात मानते हैं। मैं इस बात को बहुत बड़ी बात नहीं मानता। केवल वैचारिक जागरण करने मात्र से दुनिया में परिवर्तन नहीं आ सकता। दुनिया में जो परिवर्तन है वो संगठित शक्ति केवल पर आएगा, केवल वैचारिक जागरण करने से नहीं आ सकता। नहीं तो वैचारिक जागरण करने का काम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कर ही रहा है, तो फिर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? परिवर्तन आने का काम संगठित शक्ति के बल पर होता है। परिवर्तन का काम अपने आप नहीं होता। तो परिवर्तन करने की विचारधारा होनी चाहिए, परिवर्तन करने का लक्ष्य होना चाहिए, परिवर्तन करने वाला संगठन होना चाहिए और संगठन के बल पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, तब जाकर के परिवर्तन होता है। ऐसा ही नहीं होता परिवर्तन। तो इसलिए ये परिवर्तन वैचारिक परिवर्तन के साथ साथ अब लोग संगठित रूप से भारत में काम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम केवल संगठन ही बनाने का काम नहीं कर रहे। हमारा काम कैडर बेस संगठन बनाने का है। एक तो संगठन होता है क्राउड बेस और दूसरा संगठन होता है कैडर बेस। तो हमारा संगठन कोई क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा संगठन कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। और कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन डेली प्रचार करने का, प्रसार करने का और लोगों को जागृत करने का अपने अपने भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्र में लगातार काम करता है। जो अखबार वाले लोगों को गलत सलत बातें बताते रहते हैं, वो गलत बातें बताने का काम करने वाले लोग हैं, उनको भी हमारे लोग बताते रहते हैं। तो ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, केवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। और इस कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम कोई छोटा मोटा मामला नहीं बना रहे हैं। इशू ईवीएम का इशू हमने बनाया, हमने लोगों को इसके बारे में जागृत किया और आज सारा देश ईवीएम के मुद्दे पर सारे तरफ से ईवीएम का समर्थन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन के लोग, अभी टीवी पर चर्चा चलती है कि इंडिया गठबंधन के पास तो कोई विषय ही नहीं है, बीजेपी के पास तो नरेंद्र मोदी का चेहरा है और अपोजिशन पार्टी के पास चेहरा भी नहीं है और मुद्दा भी नहीं है। वो लोग ऐसा चर्चा चलते रहता है। तो इंडिया गठबंधन वाले अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो पहले नंबर का मुद्दा है ईवीएम। अगर ईवीएम को मुद्दा बनाते हैं कि यदि भारत की प्रजा हमको चुनाव जीतने के लिए मदद करती है तो जीतने के बाद हम ईवीएम हटा देंगे, तो इतने झोली में वोट पड़ेंगे तो झोली फट जाएगी। इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा मुद्दा है ईवीएम का। मगर ईवीएम का मुद्दा बनाने के लिए ये लोग तैयार है या नहीं है इसका कोई पता नहीं चल रहा है।
चुनाव आयोग को उन्होंने लिख कर दिया इंडिया गठबंधन के लोगों ने, मगर चुनाव आयोग को लिख कर देने के बाद में चुनाव आयोग इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो वो उन लोगों को ईवीएम मशीन के विरोध में चुनाव आयोग को कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं अब वो शो करना चाहते हैं कि सारे देश के लोग ईवीएम के विरोध में हैं, तो इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं कि ईवीएम विरोधी लोग हमको वोट जरूर दे। बस इतना भर मकसद है। ईवीएम बदलने का मकसद नहीं है, ईवीएम को चेंज करने का मकसद नहीं है। तो ईवीएम हटाने की तमन्ना रखने वाले लोग इंडिया गठबंधन को वोट दे, बस इतना मकसद है। ईवीएम हटाना मकसद नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं ईवीएम के पहले बैलेट पेपर में जो धांधली होती थी तो बूथ पर धांधली होती थी। बूथ पर एक बूथ 1000 वोटों का होता था, तो छुट्टे में कुछ गलतियां होती थी या गड़बड़ियां होती थी, मगर ईवीएम मशीन में सट्टल में होती। ईवीएम मशीन में जो घोटाला होता है वो छुट्टे में नहीं होता, सट्टल में होता है और बड़े पैमाने पर होता है। तो इसलिए हम लोगों को ये सोचने का विषय है, जब से ईवीएम आया तब से और एक बड़ा चेंज दिख रहा है। वो चेंज क्या है कि 42% बीजेपी को वोट, 40% कांग्रेस को वोट। ये भी एक नया चेंज दिख रहा है, बड़ा अजीब किस्म का चेंज है, ऐसा होता नहीं था। एक नया चेंज दिख रहा है कि 40% भी 42% बीजेपी को, 40% कांग्रेस को। कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं हमारे में और बीजेपी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जब कांग्रेस वाले उनको बोलते थे कि ज्यादा अंतर नहीं है, तो जो एंकरिंग पर बैठा हुआ आदमी वो बोलता हार गए, वो ज्यादा अंतर नहीं है, 2% से ही हार गए हो, ये ज्यादा अंतर नहीं है। आपके मुख्यमंत्री की जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया, ज्यादा अंतर नहीं है। मगर मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि अगर 42% वोटों पर बीजेपी चुनकर आ रही है और 40% वोटों पर कांग्रेस हार रही है, पहले ईवीएम के पहले ऐसे नहीं होता था। वोट ऑफ परसेंटेज में काफी बड़ा अंतर होता है। ईवीएम मशीन के द्वारा दो पार्टियों का ध्रुवीकरण करवाने का काम किया जा रहा है, या तो कांग्रेस होगी या तो बीजेपी होगी, बीजेपी होगी या तो कांग्रेस होगा। तो इसलिए ये बात हम लोगों को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस बात को योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूं रीजनल पार्टी के लोगों को ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मालूम नहीं है, मगर मैं ऐसा मानता हूं रीजनल पार्टियों के विरोध में है ईवीएम, और धीरे 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 रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी और केवल दो पार्टियों का, अमेरिका की तरह, इंग्लैंड की तरह, यूरोप की तरह दो पार्टियां होंगी। और दोनों पार्टियां कौन सी होगी? कांग्रेस चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये ब्राह्मणों ने बनाए, और भाजपा को आरएसएस ने बनाया, वो भी ब्राह्मणों ने बनाई। ब्राह्मणों की संख्या 3.5%, तो 3.5% ब्राह्मणों ने दो पार्टियां बनाई
ये दो पार्टियां रहेगी 3.5% वालों की, और ये निर्धारित लोग रहेंगे, ये देश को चलाएंगे और बाकी सारे वोटर होंगे। ये करने का षड्यंत्र इसके पीछे है, और ये षड्यंत्र के दिशा में बात आगे बढ़ रही है। जितने जल्दी रीजनल पार्टी के लोग इसके बारे में जागृत होंगे, उतने जल्दी ये ठीक हो सकता है। मगर ईवीएम एक बड़ा खेल करने के काम में आगे बढ़ रहा है। साथियों, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को जानकारी है या नहीं है मालूम नहीं, मगर ईवीएम मशीन के संबंध में मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। मैं सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, और मेरी केस में यह फैसला हुआ था कि ईवीएम मशीन के विरोध में वीवीपीएटी लगाया जाना चाहिए और 100% लगाया जाना चाहिए। ये मेरे केस में ये फैसला हुआ कि 100% वीवीपीएटी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपीएटी का मतलब क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी वोटिंग का वेरिफिकेशन होना चाहिए, और वो वेरिफिकेशन के लिए पेपर के टुकड़े होने चाहिए, उन पेपर का ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट का सिस्टम होना चाहिए। इसके लिए ये शॉर्ट फॉर्म बना है वीवीपीएटी। ये मैं ही सुप्रीम कोर्ट में गया था, उस केस में वीवीपीएटी 100% लगाने का ऑर्डर हुआ। वीवीपीएटी लगाने का ऑर्डर हुआ, मगर उसके अंदर जो पर्चियां डाली जाती है, उस पर्चियों का मिलान 1% होता है। यानी आप वोट डालने के लिए जाते हो, आपने वोट डाल दिया। पहले क्या होता था? ईवीएम मशीन में आपका वोट जाता था, आप वोट डालते थे, ईवीएम मशीन में आपका वोट जाता था। तो ईवीएम मशीन में वोट जाता था, तो ईवीएम मशीन में ये लोग गड़बड़ी करते थे। ये 2004 में हुआ, ये 2009 में हुआ। ये गड़बड़ी कैसे की जा सकती है, ये कांग्रेस को मालूम था। कांग्रेस ने ईवीएम लाया, कांग्रेस को ही मालूम था, और कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी करके 2004-2009 में अपनी सरकार बनाई। ये रिकॉर्डेड बात है। इसके विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मामला उठाया। जब सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी ने यह मामला उठाया, तो ये मामला आडवाणी जो है, चाहे आपके तमाम मतभेद आडवाणी से हो सकते हैं, मगर वो इन मुद्दों पर कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। आडवाणी ने समझौता करने से मना कर दिया। किस बात का समझौता? कांग्रेस वाले आडवाणी को समझौते के लिए तैयार कर रहे थे कि ठीक है, 2 बार हमने घोटाला करके हमारी सरकार बनाई, 2 बार तुम कर लो। आडवाणी प्रधानमंत्री बन सकता था, आडवाणी बनने के लिए राजी नहीं हुआ। आडवाणी से आपके मतभेद हो सकते हैं, मेरी भी है, पर आडवाणी राजी नहीं हुआ। जब आडवाणी राजी नहीं हुआ, तो कांग्रेस के लोग आरएसएस के पास गए, और आरएसएस को कांग्रेस के लोगों ने बताया, अगर आडवाणी जी नहीं मानेंगे तो देश खतरे में पड़ेगा। अच्छा, देश खतरे में पड़ेगा? देश को थोड़ी खतरे में पड़ने देंगे, देश को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। आरएसएस ने
देश को खतरे में डाला, आडवाणी को हटा दिया। देश को खतरे में डालकर आडवाणी को हटा दिया। आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी दो लोगों की जोड़ी थी जिन्होंने बीजेपी को वहां पहुंचाया। ये दो लोगों के जोड़ी में जो रथ यात्रा निकालने का काम है वो अटल बिहारी ने नहीं किया, आडवाणी ने किया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सरकार में रूपांतरित किया, ये आडवाणी ने किया। तो आडवाणी कोई छोटे मोटे लीडर थोड़ी थे, आडवाणी बहुत बड़े लीडर थे। और आडवाणी को चुप कराने का काम किसी के बस की बात नहीं थी, किसी की ताकत नहीं थी कि सुषमा स्वराज आडवाणी को चुप करा दे, वो किसी की ताकत नहीं थी। इसलिए कांग्रेस के लोग सुषमा स्वराज के पास गए और दूसरे नेताओं के पास गए, मगर वो इस बात को कंट्रोल करने के लायक नहीं थे। इसलिए कांग्रेस ने आरएसएस के साथ समझौता किया और आरएसएस को ये कहा कि 2 बार तुम घोटाला कर लो। अब तुम लोगों को जब मालूम ही हो गया है कि हमने घोटाला किया, अब मालूम होगा तो हम भी मान लेते, मालूम हो गया ठीक है, हमने कर लिया, तुम करो। 2 बार हमने किया ना, हमने किया। अब तुमको मालूम हो गया तो ना बोलने का क्या मतलब है, हम भी मान लेते ठीक है, ओके तुम 2 बार कर लो, 2 बार हम, 2 बार तुम, फिर तुम देश में जाए, देश जाए, कहां जाए वो आपको मालूम है। तो इस तरह से समझौता हो गया और समझौते के तहत आडवाणी मानने के लिए राजी नहीं थे, आरएसएस ने समझौता किया। जब आरएसएस ने समझौता किया, आरएसएस की बात भी आडवाणी मानने के लिए राजी नहीं थे, तो आरएसएस ने आडवाणी को साइडलाइन किया, मोदी को लाया। ये मोदी समझौते वाला कैंडिडेट है। मोदी जो है ये समझौते वाला प्रधानमंत्री है। इसलिए मोदी ईवीएम के बारे में कभी कोई सवाल खड़ा नहीं करता। मोदी ने कभी ईवीएम के बारे में कोई सवाल खड़ा नहीं किया, कभी नहीं किया। तो इस तरह से अभी कांग्रेस के लोग भी ज्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने पिछली बार बोलने की कोशिश की ईवीएम के बारे में। तो गडकरी ने बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के, ये अपना फडणवीस ने बयान दिया महाराष्ट्र में। बयान दिया कि आप लोगों ने ही ईवीएम में घोटाला किया। ऐसा कहने के बजाय क्या कहा, अगर तुम इसी तरह से कहते रहोगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। ध्यान रखना, चुप नहीं, बोलने नहीं, चुप नहीं रहेंगे। मतलब आपके और हमारे बीच में जो समझौता हुआ, चुप नहीं रहेंगे। जो समझौता हुआ, चुप नहीं रहेंगे। तो कांग्रेस वाले चुप, उनको लगा भला हमारा इनका समझौता हुआ, बोल देंगे ये लोग बीजेपी वाले तो मामला खुल जाएगा। और इस तरह से ये मामला चुप बैठा हुआ है। और दिल्ली में ये जो ईवीएम का घोटाला है, इसके ऊपर पर्दा पड़ा रहे, इसलिए आरएसएस ने क्या किया, एक ओबीसी के आदमी को सामने लाया और ओबीसी के आदमी को कैंडिडेट बनाया नरेंद्र मोदी को। इसके पीछे रणनीति क्या थी आरएसएस की, अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव के बाद अखबार में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए 52% ओबीसी के लोगों ने ज्यादा वोट दिया, इसलिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। पहले से थ्योरी बनाकर रख दिया। बीजेपी के आदमी ने
या जनसंघ के आदमी ने या संघ के आदमी ने किसी शूद्र को, किसी पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया या बनाने वाला कैंडिडेट बनाया, ऐसा कोई इतिहास में उदाहरण नहीं है। उन्होंने बनाया तो कोई बड़ी वजह होगी। बड़ी वजह यह है, चुनाव तो जीतेंगे ईवीएम से, कहेंगे ओबीसी ने वोट दिया। चुनाव तो जीतेंगे ईवीएम से, प्रचार करेंगे ओबीसी ने वोट दिया, इसलिए ओबीसी का कैंडिडेट बनाना जरूरी है। तो रणनीति के तहत ऐसा किया गया और ऐसी रणनीति बनाई गई, चुनाव जीता गया और जीतने के बाद में मीडिया में ऐसा बोला गया, एक बात प्रूव हो गई क्या, ये रणनीति बनाकर ऐसा किया गया। साथियों, कई बार हमने ऐसे फोटो देखे, अडवाणी को मीडिया वालों ने लौह पुरुष का खिताब दिया। अडवाणी को लौह पुरुष का खिताब दिया और ये लोहे से पानी निकल रहा था। ऐसे फोटो मैंने बहुत देखे लाल कृष्ण अडवाणी, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, हमारे पास ऐसे बहुत फोटो है। लोहे से आंसू निकल रहे, मुझे भी बड़ा ये होता था, नीचे लिखा था लोह पुरुष रो रहे। तो आरएसएस के सामने खड़ा होकर आरएसएस को काउंटर करने की क्षमता अडवाणी में नहीं थी, क्योंकि अडवाणी को यह इतिहास मालूम था कि आरएसएस का विरोध करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का आरएसएस ने भूतकाल में क्या किया। और इस वजह से अडवाणी ने इसका खुलकर विरोध करने की कोशिश नहीं की। तो नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया। तो बीच बीच में नरेंद्र मोदी अडवाणी के घर में जाते हैं। आप लोगों ने पता नहीं टीवी पे देखा कि नहीं देखा, अडवाणी के घर में जाते हैं और जाने के बाद एकदम ऐसा और टीवी वाला लेके जाते और उसको इंस्ट्रक्शन था कि इस तरीके से फोटो लो कि पूरा दिखना चाहिए कि मैं पूरा कर रहा। ऐसा भी फोटो है, टीवी पे दिखाते, अडवाणी के पैर दिखाते और पूरा ऐसा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां जाते और वो पूरा का एंगल में भी फोटो लेते उसके। फोटोग्राफरों को इस तरह से उसको बोला जाता है कि चारों कोने में ले लेना, फिर छापने के पहले मेरे को दिखाना, कौन सा फोटो मैं चॉइस करूंगा वही अखबार में छापना। ये सारा नौटंकी जो है, सारा खेल ये लोग जो है मीडिया के द्वारा बनाते हैं, ये सारा खेल उन्होंने किया। तो ये सारा खेल जो है ईवीएम पर पर्दा डालने का, जो ईवीएम का षड्यंत्र देश में चला, उस पर पर्दा डालने की कोशिश हुई। अभी ईवीएम के द्वारा जो चुनाव होता है, इस चुनाव में 1% जो है मिलान होता है। मान लो ईवीएम मशीन था, पेपर ट्रेल मशीन लगाया, पेपर ट्रेल मशीन में लगाने के पहले आपने जिसको वोट दिया वो दिखता भी नहीं था। आपने जिसको वोट दिया वो दिखता भी नहीं था कि आप मान लो आपने पंजे को दिया तो आंखों से दिखता भी नहीं था कि पंजा में गया। पेपर ट्रेल आया, पेपर ट्रेल आने के बाद में दिखने लगा, आंखों से दिखने लगा। क्या पंजे में ठप्पा लगा? पंजे में ठप्पा लगा, मगर वो कागज का टुकड़ा जो पंजे में ठप्पा लगा, लगाया हुआ ही कागज का टुकड़ा कटकर बैलेट बॉक्स में गिर गया कि बीच में और कोई ठप्पा लग गया, ऐसा पता ही नहीं चला। टेक्नोलॉजी है। इसलिए
अभी मध्य प्रदेश का एक चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह, उसने बयान दिया कि वो जो कागज का टुकड़ा है वो बैलेट बॉक्स में गिरना नहीं चाहिए, वो काटो और वोटर के हाथ में दे दो, देने के बाद वो बैलेट बॉक्स में डाल। मैं सोच रहा हूँ दिग्विजय सर ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। मैंने सोचा, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तो सोचने के बाद मुझे पता चला कि दिग्विजय सिंह के दिमाग में ये है, आंखों से दिख तो रहा है मगर सरकने के बाद दूसरा ही कट कर गिर जाता है, ऐसा उसका ओपिनियन है। सुधीर मेरे को लगाया है टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, उसको मैंने सुधीर नाम को ईवीएम का हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैंने बनाया हुआ है, तो उसके पास में बहुत सारा डाटा इकट्ठा हुआ है। ये भी बात जो मैं बता रहा हूँ ये भी हमारे पास पूरा जितना डाटा हमारे पास है ईवीएम के बारे में, जो सारे देश भर में गड़बड़ियां हो रही है और चुनाव आयोग के लेवल पर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, अपोजिशन पार्टी के लेवल के लोग क्या कर रहे हैं, कहां कहां क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सारा का सारा हमारे पास डाटा है, पूरा एविडेंस है। तो दिग्विजय सिंह को ऐसा लगता है कि जो आंखों से दिखाई देता है वो बैलेट बॉक्स में जमा नहीं होता, इसलिए जो आंखों से दिखने वाला पर्चा है पेपर ट्रेल का, वो कट कर कागज का टुकड़ा वोटर के हाथ में दिया जाए और दे करके देने के बाद वो अपने हाथ से बैलेट बॉक्स में डाले और फिर डालने के बाद में गिनती होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, चलो ठीक है, आपके मन की आशंका ठीक है, मगर केवल मात्र बैलेट बॉक्स में कागज का टुकड़ा अपने हाथ से वोटर के हाथ से डालने से कंफर्म नहीं होगा। कंफर्म कब होगा? ईवीएम की गिनती करने के पहले बैलेट बॉक्स के कागज के टुकड़ों की पहले गिनती करो, गिनती कागज के टुकड़े की करो, ईवीएम मशीन का मिलान करा। ईवीएम मशीन की गिनती मत करो, कागज के टुकड़े की गिनती करो और ईवीएम का मिलान करा। ईवीएम का डाटा निकालो, कागज के टुकड़ों के साथ में ईवीएम का मिलान कराओ और कागज का फैसला घोषित करो। 100% ऐसा करना होगा तब होगा। 100% के बारे में हमने केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में, केस में तो अभी भी हम लड़ रहे हैं, हम लोग मैदान में भी लड़ रहे हैं। अभी दिल्ली में जनवरी के 31 तारीख को चुनाव आयोग पर ही डायरेक्ट मोर्चा लेकर जाएंगे और चुनाव आयोग के लोगों को जेलों में क्या काम करेंगे। जो संवैधानिक अधिकार, वोट का अधिकार हम लोगों को दिया गया, वो सारा का सारा खत्म कर दिया ईवीएम, वोट के अधिकार को ही खत्म कर दिया और हम लोगों को लाइन में लगे हुए वोटर्स केवल शो किया केवल तो वोटर है, मगर वोट का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक चुनने का भी अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, शासक चुनने का नहीं, शासक बनने का अधिकार है। इस अधिकार से हमारे लोगों को वंचित कर दिया गया है। इतना बड़ा काम ईवीएम के द्वारा हुआ है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारे लिए, खास तौर पर SC ST OBC माइनॉरिटी के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए हम लोगों को हर प्रकार की लड़ाई आने वाले समय में, बहुत बड़े पैमाने पर लड़ने वाली लड़ाई हम लोगों को इस मुद्दे पर लड़नी होगी। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि दूसरे 2 विषय है, इस विषयों पर अभी बात ना करते हुए 6 बज रहे हैं, तो बाद में इस विषय पर मैं अपनी बात कहूँगा। अभी मैं अपनी बात जो
5 बजे समाप्त करना था, 6 बजे इसको हम लोग समाप्त कर रहे हैं ताकि टाइम पर हम अपने अधिवेशन को रेगुलराइज कर सके। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।